हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है संसार में। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भाड़ला सोलर पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। भाड़ला सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर देख लेते हैं पहले यहाँ पर। भाड़ला सोलर पार्क इज सिचुएटेड इन राजस्थान। राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है फलोदी। काफ़ी गर्म क्षेत्र है फलोदी। तो फलोदी के अंदर भाड़ला नाम का एक गांव है छोटा सा, वहाँ एक सोलर पार्क बनाया गया है सरकार के द्वारा, भाड़ला सोलर पार्क। भाड़ला सोलर पार्क की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिगेस्ट सोलर पार्क ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जिसकी टोटल कैपेसिटी जो है दैट इज़ 2245 मेगावाट। इतनी कैपेसिटी के साथ ये सोलर पार्क चलता है। अब इस सोलर पार्क का नाम सामने क्यों आया, हम पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं। अभी एक छोटा सा डेटा रिलीज़ हुआ जिसमें ये कहा गया कि भारत ने रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर 500 से 700 बिलियन यूएस डॉलर जो हैं वो एक तरीके से जनरेट कर लिए हैं, या वहाँ तक भारत पहुँच चुका है। 500 to 700 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल हमारे पास में इन्वेस्टमेंट आ चुका है, जिसको हम एक तरीके से एफडीआई भी बोले तो एक ही बात है। तो इतना हम जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं, जो कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जीज़ जो हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट कहा जाए। और इसी की वजह से रिनोवेशन हो गया, इम्प्रूवमेंट्स हो गए, ये सारे काम बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं सोलर एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट वगैरह की बात की गई थी। भारत सरकार के द्वारा ये कंसेप्ट शुरू किया गया था अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का। तो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जितने भी हैं, तो इनके ज़रिए 2022 तक 2022 तक ध्यान रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2022 तक 40 गीगावाट एनर्जी जनरेशन का एक लक्ष्य रखा गया है। 40 गीगावाट जनरेशन का एक टारगेट लिया गया है 2022 तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें राजस्थान में पावर प्लांट्स सोलर पार्क इस तरीके के बड़े हैं, कर्नाटक के अंदर सोलर पार्क हैं, गुजरात में सोलर पार्क हैं, तो इनसे बहुत अच्छा एक जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी का किया जाना प्रस्तावित है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म कलेक्टिव कंसाइंस इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। कलेक्टिव कंसाइंस ये टर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? दिस इज एसोसिएटेड विद लॉ। एक कानून से जुड़ा हुआ एक टर्म यहाँ पर नाम आया हमारे सामने, कलेक्टिव कंसाइंट। कलेक्टिव कंसाइंट ये शब्द जो है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस टर्म के ऊपर बात की गई। भारतीय जितने भी कोर्ट्स वगैरह हैं, जो भी न्यायालय हैं, उनके अंदर जो भी डेथ पेनाल्टी केसेस हैं, उन डेथ पेनाल्टी केसेस से जुड़ा हुआ ये टर्म दिया गया। अब डेथ पेनाल्टी से जुड़ा हुआ मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र, ये जो 3 राज्य हैं, इन 3 राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ पेनाल्टीज़ जो हैं, कैपिटल पनिशमेंट्स, वो दी गई हैं। अब उसी कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर बहुत सारे रिसर्च चले, बहुत सारी स्टडीज़ आई, जिसमें कहा गया कलेक्टिव कंसाइंस का मतलब हो गया एक तरीके से सभी लोगों का जुड़ा हुआ स्वविवेक जिसे कहा जाएगा। तो स्वविवेक के आधार पर क्या जो पेनाल्टी दी गई है, जो कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, डेथ पेनाल्टी जो दी गई है, उसे एग्जीक्यूट किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि 2015 में जस्टिस AP शाह के द्वारा लॉ कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि कैपिटल पनिशमेंट जो है उनको पूरी तरीके से एबॉलिश कर देना चाहिए। इस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट या फिर डेथ पेनाल्टीज़ पर इस तरीके के बहुत आसानी से निर्णय नहीं सुनाने चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर रीज़न है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, चाइना, यहाँ पर कलेक्टिव कंसाइंस का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार जो है डेथ पेनाल्टी के ऊपर थोड़े से हो सकता है नियम कानून यहाँ पर बदल दें। तो देखना होगा जो भी होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा दिस टर्म ये थोड़ा सा नया है अभी, और ध्यान रखिएगा कानूनी एक टर्म यहाँ पर दिया गया, कलेक्टिव कंसाइंस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहराई खोवर रिसेंटली गॉट द GI टैग इज़ फ्रॉम विच स्टेट। सोहराई खोवर नाम का ये एक जो टर्म है, ये कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है जिसे अभी रिसेंटली GI टैग दिया गया? आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। सोहराई खोवर इज़ एसोसिएटेड फ्रॉम झारखंड। झारखंड में एक पेंटिंग का एक तरीके का प्रतिरूप है, एक तरीके का नाम है पेंटिंग का, सोहराई खोवर जिसे कहा जाता है। एक डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग होती है, जो कि जनरली जो ट्राइबल वुमेन्स होती हैं, जो आदिवासी महिलाएँ होती हैं, उनके द्वारा अलग अलग रंगों की मिट्टी को संजोकर कॉटन के कपड़े पर इस तरीके की ये पेंटिंग जो है उसे बनाया जाता है। काफ़ी प्रचलित मानी जाती है विश्व भर में।
सोराई खोवर जो पेंटिंग है ये, तो इसे अभी रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया। वहीं इसके साथ ही तेलंगाना में भी एक और नाम यहाँ पर सामने आया, तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल, इस तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग दिया गया। तेलिया रुमाल के बारे में खास बात सिर्फ ध्यान रखिएगा इतनी सी कि ये 3 रंगों का एक मिला जुला प्रतिरूप होता है, वाइट, ब्लैक एंड रेड। 3 रंगों से मिली हुई एक पेंटिंग होती है जिसे कहा जाता है तेलिया रुमाल। तेलंगाना में प्रचलित है ये, तो ध्यान रखना, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को और झारखंड के सोराई खोवर को। ठीक है, झारखंड में भी अगर हम बात करें तो अगर वहाँ पे भी देखें कि किस तरीके से ये वहाँ पे फेमस है, तो एक ट्रेडिशनल एक क्लोथ माना जाता है, एक ट्रेडिशनल पेंटिंग मानी जाती है ये सोराई खोवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एपीसी? एपीसी इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर देख लेते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पर, दैट इज सिचुएटेड इन सिंगापुर। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है वो सिंगापुर में स्थित है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद? ऑपरेशन फ्लड इनमें से किससे संबंधित है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर, ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद मिल्क प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर हम बात करें इसको, ऑपरेशन फ्लड किस तरीके से क्यों नाम सामने आया ये, तो वाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति जो है जिसके जनक वर्गीस कुरियन थे, उनके द्वारा लगभग 26-27 साल हो चुके, 1965 से खैर कंसेप्ट इस तरीके का चल रहा था, तो ऑपरेशन फ्लड के ऊपर बात की गई थी, यानी कि अगर हम कहें वाइट रेवोल्यूशन के ऊपर बात की गई थी, क्योंकि मिल्क जो प्रोडक्शन है उसको जितना ज़्यादा उस समय कहा गया था कि जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्टअप करने का काम करेगा। तो अभी भी यही वाली बात सामने आई कि जितना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर अब बढ़ेगा उतना ज़्यादा आफ्टर कोविड-19 जो है हमारे लिए इकोनॉमिकल एक बूस्टअप ये लेकर आ सकता है, एक वाइट इकोनॉमी के रूप में उभर कर आ सकती है ये चीज़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। वहीं अभी रिसेंटली कुछ साल पहले एक ऑपरेशन ग्रीन भी एक टर्म दिया गया था। ऑपरेशन ग्रीन जो है वो जनरली फसलों से इन द सेंस कि अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, सब्जियों की, तो सब्जियों से जुड़ा हुआ एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन ग्रीन, जिसमें आलू प्याज का नाम सबसे ऊपर दिया गया था। आलू प्याज को, टमाटर को, इन 3 चीज़ों को वहाँ पर रखा गया था, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस इनको दी गई थी। तो ऑपरेशन ग्रीन जो है वो वेजिटेबल से संबंधित है और ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क प्रोसेसिंग से संबंधित है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिप्रेजेंट्स इंडिया इन G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग? G20 की वर्चुअल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया गया है? आंसर देख लें हम यहाँ पर डायरेक्ट, रिप्रेजेंटेड बाय पीयूष गोयल। ठीक है, यहाँ पर जो इस मिनिस्टर मीटिंग के अंदर जो रिप्रेजेंट किया गया भारत को, वो किया गया है मिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने जो है यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट किया है इस मीटिंग के अंदर। अभी आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के कारण कोई भी मीटिंग जो है वो फिजिकल अपीयरेंस के साथ में नहीं हो रही, तो यहाँ पर जितनी भी मीटिंग्स हैं ये वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं सारी। तो G20 के वर्चुअल ट्रेड जो है ये दूसरी एक तरीके की सेकंड मीटिंग है। फर्स्ट मीटिंग पहले हो चुकी है, सेकंड मीटिंग अभी हो रही है। ठीक है, और इस G20 को जो हेड किया जा रहा है, जो यहाँ पर हेड है, चेयरमैनशिप जो ली जा रही है वो दी जा रही है किसकी तरफ से? सऊदी अरेबिया। याद रखिएगा, जो चेयरमैन है यहाँ पर दैट इज़ सऊदी अरेबिया, और भारत से जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया वो दिया गया मिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समर्थ स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंस्टीट्यूट? समर्थ योजना किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट या संस्थान के द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर देख लेते हैं, दैट इज़ NIT कुरुक्षेत्र। NIT कुरुक्षेत्र ने और HRD मंत्रालय ने मिलकर ये एक पहल शुरू की है, समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम के तहत क्या किया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन के एक एनवायरनमेंट में ढालने का एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाया गया है। एक मिशन शुरू किया गया जिसको नाम दिया गया नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके तहत क्या किया जा रहा है कि ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, उसी ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस समर्थ स्कीम के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन को बच्चों तक पहुंचाने का एक ज़िम्मा जो है वो लिया गया है सरकार के द्वारा। तो उसके तहत बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके की स्कीम्स बना रहे हैं, जिसमें अभी रिसेंटली समर्थ स्कीम का नाम आया, जो कि बनाई गई
NIT कुरुक्षेत्र और HRD मंत्रालय के द्वारा। अभी अगर हम बात करें तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये 38 मॉड्यूल को चलाया जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। इस जो समर्थ स्कीम है इसके अंदर 38 ऐसे मॉड्यूल हैं, एजुकेशन मॉड्यूल्स, उनको अभी यहाँ पर चलाया जा रहा है। धीरे धीरे और थोड़ा सा इनको जो है रिफॉर्म्स इनके अंदर लाया जा रहा है, इम्प्रूव किया जाएगा इनको धीरे धीरे। तो ध्यान रखिएगा, समर्थ स्कीम इज एसोसिएटेड विद HRD मिनिस्ट्री एंड NIT कुरुक्षेत्र। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर देख लेते हैं हम। दैट इज़ रिलीज्ड बाय UNO। UN ने रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट दी जिसके अंदर ये कहा गया कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है 2020 के अंतर्गत 2020 में 3.2% जो है वो श्रिंक हो चुकी है, मतलब कम हो चुकी है। 3.2% की गिरावट इंटरनेशनल इकोनॉमी पर देखी गई है कोविड-19 के कारण, ठीक है। वहीं अगर GDP ग्रोथ रेट अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की देखें तो वो डिक्लाइन हुई है, माइनस में चली गई 0.5%। तो लगातार क्या हो रहा है, इकोनॉमीज जो हैं वो फॉल डाउन हो रही हैं। इसी का असर भारत के ऊपर भी देखने को मिला। भारत में क्या हुआ, भारत की अगर रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2020 के जो डेटा हमारे लिए आए हैं वो आए हैं यहाँ पर 1.2%, ठीक है, 1.2% 2020 में। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसी रिपोर्ट को या इसी ग्रोथ को 2021 में 5.5% के अनुमान के लिए दिया गया है UNO के द्वारा। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट नाम की इस रिपोर्ट के अंदर इस तरीके के डेटाज दिए गए हैं। इकोनॉमी श्रिंक क्यों हुई, अभी और इकोनॉमी श्रिंक होनी है। अभी तो हम बहुत एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कम, ये 3.2 जो डेटा दिया गया नंबर कम है थोड़ा सा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये 5% तक भी जा सकती है कि 5% वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो गिर जाए। और लगभग अगर हम बात करें तो 35 मिलियन के समथिंग जो लोग हैं दुनिया के, वो गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। वहीं अगर हम बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा लगातार इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ चुका है। और वर्ल्ड इकोनॉमी अगर देखें तो लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर कोविड-19 के कारण जो है वो डेटा नंबर इकोनॉमी का कम हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। तो एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग ये एक मुद्दा बन चुका है हमारे लिए कोविड-19। इसकी वजह से इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो रही है। उसी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अभियान की बात की गई थी, तो उस अभियान में कि हम किस तरीके से 20 लाख करोड़ जो इन्वेस्टमेंट किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए, तो अब वो 20 लाख करोड़ किस तरीके से बूस्टअप कर सकते हैं इकोनॉमी को, ये हमें आगे देखना होगा, ठीक है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे पूरा। जब श्रीमती निर्मला सीतारमण अपना पूरा ब्यौरा दे देंगी, पूरा डेटा दे देंगी, तो हम उसको पूरा एग्जामाइन करेंगे, देखेंगे कि क्या नए चीज़ें हमारे लिए आई हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्या चेंजेस आएंगे उनसे, ठीक है। अभी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड कोविड-19 टेस्टिंग मशीन नेम्ड इज। भारत की पहली ऑटोमेटेड कोविड-19 टेस्टिंग मशीन को नाम क्या दिया गया है? यहाँ पर इसे नाम दिया गया कोबास 6800, ठीक है। कोबास 6800 नाम की ये मशीन जो है वो अभी रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसको जो है इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया। और 24 घंटे में, यानी कि एक दिन के अंदर 1200 टेस्ट जो उन सैंपल्स उनको जांचने में ये मशीन अपनी कवायद रखती है। तो एक अच्छा एक पॉइंट है यहाँ पर कि 1200 सैंपल जो उनको टेस्ट किया जा सकता है 24 घंटे के अंदर कोबास 6800 के द्वारा, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज P इन कैंपा फंड्स? CAMPA के अंदर P का मतलब यहाँ पर क्या है? आंसर देख लेते हैं पहले, उसके बाद इस पर बात करेंगे। दैट P इज़ प्लानिंग हियर, ठीक है। इस कैंपा में यहाँ पर ये जो P है इसको बोला गया प्लानिंग, ठीक है। अब ये कैंपा आखिर है क्या? कंपनसेंट्री अफोर्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। कंपनसेंट्री अफोरेस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कंपनसेंट्री अफोरेस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी आखिर है क्या ये कंसेप्ट? अभी रिसेंटली श्रीमती जो निर्मला सीतारमण साहब हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत की, उनके द्वारा जो भी अनाउंसमेंट किए गए, तो इसके अंदर एक नाम दिया गया कैंपा फंड्स। ये फंड जो है जनरली इकोनॉमी के अंदर प्लानिंग और मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए काम में लिया जाता है। यानी कि अगर प्लानिंग और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, नई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में, वो सारी कैंपा के द्वारा, उनको एक तरीके का कैंपा बोला जाता है कि लगातार जो कंपनसेंट्री एफोरेस्ट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा तो वैसे वैसे लगातार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो लगातार बढ़ाए जाते हैं।
तो इसी कैंपा के अंदर अभी 6,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। 6,000 करोड़ का कैंपा के अंदर किया गया। CLSS की अगर बात करें तो 70,000 करोड़ वहाँ दिए गए हैं। 30,000 करोड़ नाबार्ड में है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अलग से किया गया। तो ऐसे बहुत सारे नए नए इन्वेस्टमेंट्स हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दिए गए हैं। उन सब के ऊपर हम क्यूमुलेटिव तरीके से एक साथ बात करेंगे जब ये पूरा जो उनका टेन्योर इन द सेंस कि जो पूरा एक प्लान है वो प्लान कंप्लीट हो जाएगा। उस प्लान के बाद कंप्लीट होने के बाद उस प्लान को हम भी थोड़ा स्टडी करेंगे, देखेंगे कि क्या यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दें कि लगातार अब आप देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो लगातार रिलीज़ हो रही हैं, चाहे कॉलेज एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें। तो लगभग आपको हो सकता है कि इन नेक्स्ट 15 डेज़ और 20 डेज़ आपको और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे SBI अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर वगैरह की बात करें, चाहे और दूसरे किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, तो उन सब की डेट्स जो हैं वो लगातार हमें देखने को मिल जाएंगी। तो कोशिश करिएगा कि अभी से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट लेवल पे एक बढ़ाना, या आप थोड़ा सा उसमें प्रोसेस शुरू कर दें अच्छे से अच्छे लेवल के ऊपर, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कब एग्ज़ाम्स आ जाएंगे और कब इतना ज़्यादा स्ट्रेस वापस दिमाग पे आ जाएगा। तो अभी जब तक हम फ्री हैं तब तक हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमारी स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और लगातार इस तरीके के जो अपडेट्स हैं, करंट अपडेट्स, उनके साथ में जुड़े रहिए, उनको देखते रहिए। ठीक है, अगर किसी तरीके का डाउट है यू कैन आस्क इट टू मी ऑन डायरेक्ट, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बी सेफ़।